Hello again. Now let's see the analysis of section 15 and the rules that we have seen. 27, 28, 29, 30, 31, 32. तो पूरा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है पिछले 2-3 लेक्चर्स में, लेकिन एक बार उसका ओवरव्यू अपन फिर से ले लेते हैं. देखो, और कुछ नए पॉइंट्स अगर दिखे तो मैं आपको समझाऊंगा. व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई? ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. ट्रांजैक्शन वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. और दो कंडीशंस होते हैं. द पार्टी शुड नॉट बी रिलेटेड, सप्लायर एंड द रेसिपिएंट, एंड द प्राइस शुड बी द सोल यानी अकेला कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई. फिर रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया अपन ने देखा था. देन व्हाट आर द एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड? तो यहां सबसेक्शन 2 देखा था अपन ने. क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है उसमें था. टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, जीएसटी को छोड़ के बाकी जो टैक्सेस है अगर तो उसको इंक्लूड करना है इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर. और जीएसटी को अपन छोड़ के करेंगे, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो एनालिसिस में दिया है. फिर सेकेंड पॉइंट में था सप्लायर की अगर ऑब्लिगेशन है कोई जो रिसिपिएंट ने पे किया है तो उसको इंक्लूड करेंगे. तो वो पॉइंट था नेक्स्ट वन, obligation of supplier which is paid by the recipient. फिर incidental expenses थे including commission packing या फिर anything done on the goods or the service before or at the time of supply. तो उसको ऐड करने का था. सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे उसमें. फिर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वगैरह था. स्पेशल चार्जेस उसको भी इंक्लूड करने का है. और आखिरी में था सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस रिलेटेड सब्सिडी जो है एक्सेप्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट से मिला तो इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी कहीं से मिला तो इंक्लूड करने का है. तो वो सब देखा था अपन ने. देन व्हाट आर द एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड? सबसेक्शन 3 था. तो उसमें एक ही होता है, वो है डिस्काउंट को अपने को एक्सक्लूड करना है विच इज एक्चुअली अलाउड बिफोर सप्लाई या फिर आफ्टर सप्लाई, लेकिन जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पहले से एग्रीमेंट में मेंशन है कि हम आपको ये डिस्काउंट आगे चल के देंगे, तो उसको भी माइनस कर सकते हैं. फिर उसके रूल्स देखे थे अपन ने सारे. कि हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ बोथ if it cannot be determined under subsection 1. अगर subsection 1 में नहीं होता तो फिर अपन जाते हैं रूल्स में. तो उसमें फिर एक एक रूल देखो दिया है. पहले रूल 27 दिया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होलली इन मनी, यानी पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड अगर है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ओपन मार्केट वैल्यू देखते हैं. अगर ओपन मार्केट वैल्यू मिल गया तो उसको ले लेते हैं, यानी जो प्राइस पे हमने सेम चीज दूसरों को दी है वो लिखेंगे. वो डायमंड वाला एग्जाम्पल मेरा. और अगर वो नहीं मिलता है, ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं मिलता है, तो देन वी सी द मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट वी हैव रिसीव्ड. फिर डायमंड का मार्केट वैल्यू देखेंगे. तो वो सेकेंड पॉइंट फिर रहता है. दोनों के एग्जांपल्स अपन ने देखे थे, ए बी. फिर अगर वो भी फेल होता है तो फिर लाइक, काइंड एंड क्वालिटी वो देखा जाता है. और वो भी फेल हो गया तो फिर रूल 30 और 31 लगाया जाता है. याद है पूरा? गुड. तो ये रूल 27 था, वो ये पूरा डिक्टो कॉपी. फिर रूल 28 भी देखा था अपन ने. डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन्स में अगर सेल है तो रूल 28 लगता है, जिसमें अपन ओपन मार्केट वैल्यू देखते हैं. अगर वो नहीं तो फिर लाइक, काइंड एंड क्वालिटी देखते हैं. अगर वो भी नहीं तो फिर 30 और 31 में चलते हैं. और उसमें एक ऑप्शन होता है 90% लेने का, जिसको हमने रिलेटेड पर्सन को बेचा, वो अगर आगे बेचने वाला है तो उसका जो प्राइस है उसका 90% अपन अपना प्राइस ले लेंगे. और एक पॉइंट था कि अगर वो फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, रिलेटेड पर्सन अगर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है तो फिर अपना जो प्राइस है वही एक्सेप्ट कर लिया जाता है. क्योंकि अगर हम कम करके भी भरेंगे तो सामने वाला भर ही देगा टैक्स, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है. तो सारे पॉइंट्स अपन ने देखे थे. फिर उसी का एक छोटा सा चार्ट भी दिया है. 28, 27 कब लगाना, तो ये तो आप देख ही सकते हो. और आखिरी में 30, 31 लगाना पड़ता है. सब फेल हो गया तो 30, 31 होते हैं.
फिर 29 एक आता है एजेंट वाला। अगर एजेंट के थ्रू है तो उसमें अपन या तो ओपन मार्केट प्राइस देखेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर अपन जो एजेंट को दे रहे हो और एजेंट बाद में बेचेगा। देखो अपन ने एजेंट को दिया, एजेंट बाद में बेचेगा, तो एजेंट जो प्राइस पे बेचेगा उसका 90% अपन ले सकते हैं। 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय एजेंट फॉर सेलिंग टू कस्टमर। सारे पॉइंट्स अभी तक तो आपको याद हो गए होंगे, बहुत सिंपल रहता है। और 29 पे अगर फेल हो जाता है तो फिर 30, 31 फॉलो करना पड़ता है। और 30 देखो, फिर 30 में कॉस्ट बेस्ड वैल्यू बोलते हैं अपन, कॉस्ट प्लस 10%, यानी टोटल 110% ऑफ कॉस्ट हमको लेना पड़ता है। और इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ICWI का, CAS 4 करके। तो उसका एक छोटा सा ये दिया एग्जाम्पल कि किस तरह से अपन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारी चीजें ली जाती है, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जिसको कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फिर स्टॉक का एडजस्टमेंट, पैकिंग कॉस्ट वगैरह, वो सब उसमें लिया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर उसमें इनपुट्स रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट, अमोर्टाइज, कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, डाइज, टूल्स, वो सब ऐड करके फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। उसमें फिर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट करेंगे ऑफ द फिनिश गुड्स। तो ये सब करके अपने को मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड। उसका फिर अपन लेंगे 110%। और आखिरी में रेसिडुअल वैल्यू 31 आता है, वो भी देखा था अपन ने। सब फेल हो जाए तो फिर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वैल्यू निकालो। फिर उसके क्वेश्चंस दिए, देखो इस तरह से, ये थियरी क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। इज देयर एनी स्पेसिफिक वैल्यूएशन मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर कंपोजिट सप्लाईज एंड मिक्स सप्लाईज? नहीं, कोई देखा क्या अपन ने? नहीं, सेक्शन 50 नीचे है, उसी में अपने को निकालना पड़ेगा। Then are the valuation provisions similar to both interstate and intrastate supplies? Yes, section 50 नीचे है, सबके लिए कॉमन है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सबके लिए वैल्यू सेम रहेगा। टैक्स में डिफरेंस आएगा, इंटरस्टेट है तो IGST आएगा, इंट्रास्टेट है तो CGST, SGST या UTGST आएगा, लेकिन वैल्यू सबका सेम है। Then will the valuation rules provided in section 15 apply to IGST payable on import of goods? No. इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कस्टम्स एक्ट के जो प्रोविजंस है वो लगते हैं गुड्स के ऊपर, एंड नॉट दीज रूल्स। देन विल द कस्टम्स वैल्यूएशन अप्लाई टू IGST पेएबल ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? नो, सर्विसेज में GST के रूल्स लगते हैं, गुड्स में कस्टम्स एक्ट लगता है, सर्विसेज में अपने ये रूल लगते हैं। तो लिखा है नो, कस्टम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। कस्टम्स एक्ट में सिर्फ गुड्स आते हैं, कस्टम्स एक्ट में सर्विसेज नहीं आती, सर्विसेज के लिए GST एक्ट ही लगता है। तो इससे लिखा है सेक्शन 15 रेड विद द वैल्यूएशन रूल्स विल अप्लाई फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट सर्विसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। देन इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नॉट सफिशिएंट टू डिटरमिन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस काफी नहीं है क्या? तो हम लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज मोर स्पेसिफिकली रिफर्ड टू एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि 99% केस में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही लिया जाएगा, ओनली इन केस ऑफ रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्संस, जहां हम ये वैल्यू रिजेक्ट करके फिर वैल्यूएशन रूल्स को लेना पड़ता है, अदरवाइज तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। तो वो उसमें लिखा है कि रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस जो है उसमें फिर नहीं लेते हम, बाकी केस में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं, प्रोवाइडेड इट इज सोल कंसिडरेशन फॉर सेल एंड होली इन मनी। लेकिन अगर पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड है तो फिर आपको वैल्यूएशन रूल्स में जाना पड़ेगा। देन इज रेफरेंस टू वैल्यूएशन रूल्स रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस? नो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू सोल कंसिडरेशन फॉर सेल है एंड यू आर नॉट रिलेटेड पर्संस, देन ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेड, यू डोंट हैव टू गो टू द रूल्स। हर बार रूल में जाने की जरूरत नहीं रहती, ओनली इन 2 केसेस यू गो टू द रूल्स। तो वो एक छोटा सा पॉइंट है।
Then what is to be done if there are certain factors affecting price but same cannot be quantified? फिर रूल्स में जाना पड़ेगा. यानी एक्स्ट्रा कमर्शियल कंसिडरेशंस है लेकिन वो क्वांटिफाइबल नहीं है. देन यू हैव टू गो टू रूल्स. देन कैन द वैल्यू ऑफ सप्लाईज बी अ डीम्ड वैल्यू? यस. सेक्शन 15(5) देखा था. एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब डीम्ड वैल्यू, जिसके अंदर वो सारे थे. करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो सब जो देखे. गिफ्ट, वाउचर, टोकन. Then when will the recipient and supplier be treated as related? पूरा डेफिनेशन छापो. पूरा डेफिनेशन लिखने का. When they are considered as related. Then if related persons transact at arm's length price, यानी related party में अगर price differentiation नहीं है, वो normal price ही charge कर रहे हैं, can the valuation still be questioned? Yes, question तो हो सकता है, क्योंकि valuation rules में जाना ही पड़ेगा आपको. कहने का मतलब है कि क्या वैल्यूएशन रूल में जाना जरूरी है उस केस में, या अपन डायरेक्ट प्राइस को ले सकते हैं? तो नहीं, वैल्यूएशन रूल्स में जाकर ही आपको वैल्यू करना पड़ेगा. द लॉ मैंडेट्स रेफरेंस टू वैल्यूएशन रूल्स वेयर दिस अप्लाइज बिटवीन रिलेटेड पर्संस. Then what is the meaning of the term price is not the sole consideration? Price is not the sole consideration का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देयर आर सम मोर कंसिडरेशंस इन्वॉल्व. मैंने आपको पैसे भी दिए और साथ में कुछ और भी दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज सम एक्स्ट्रा कंसिडरेशन. देयर इज अ फ्लो ऑफ समथिंग मोर देन द अमाउंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज. या तो मैंने आपको देना है या आपके बिहाफ में किसी और को देना है, दोनों भी कवर्ड रहते हैं उसमें एक्स्ट्रा कंसिडरेशन में. फिर सिंपल क्वेश्चन देखो, can any addition be made to the contracted price when transaction value is acceptable? Yes. जो सबसेक्शन 2 है, तो सबसेक्शन 2 में जो एडिशंस है वो करने पड़ेंगे. उसमें 5 पॉइंट्स है, देखे थे अपन ने. तो सबको एक बार पढ़ने का है, बहुत सिंपल रहता है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. Then while calculating the transaction value of an intrastate supply, is there any order of calculating CGST and SGST, UTGST? Of including, is there any order of calculating? नहीं. दोनों जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर ही निकाले जाते हैं. Is there any order, यानी पहले ये निकालो बाद में वो निकालो, ऐसा है क्या? नहीं, कोई भी पहले निकालो कोई भी बाद में निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों का रेट आधा आधा रहता है. अगर 10% टोटल है तो 5-5, तो पहले ये निकालो पहले वो निकालो, उससे क्या फर्क पड़ता? एक ही है, उसमें कोई एडिशन तो होता नहीं. ऐसा नहीं है कि पहले अपन सीजीएसटी निकालेंगे फिर उसको ऐड करके टोटल जो आएगा उस पे एसजीएसटी निकालेंगे, ऐसा नहीं है. तो कोई भी पहले कोई भी बाद में निकालो, चलता है. फिर देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है 23. क्या कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहा है कंपनी में, ठीक है. अब उस कंपनी ने क्या किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के विजिट के, मान लो एक ऑडिट करने जाना था कहीं और, ब्रांच है कहीं और पे, तो ऑडिट करने जाएंगे चाहिए, तो उसके फ्लाइट टिकट जो है वो कंपनी ने बुक करके दे दिए, क्लाइंट ने बुक करके दे दिए कि हमारी तरफ से फ्लाइट की टिकट लो, जाओ ऑडिट करके आओ. अब ये सीए जाएंगे ऑडिट करके आएंगे वहां, तो ये फ्लाइट की टिकट जो सीए के बिहाफ में नहीं बोल सकते, सीए को करके दिए, क्लाइंट ने बुक करके दे दिए, ये सीए के वैल्यू ऑफ सर्विस में इंक्लूड होंगे क्या? ऑडिट सर्विस का जो वैल्यू का बिल बनाएगा लास्ट में, उसमें इंक्लूड करना है क्या? सवाल ये आता है कि अपन क्या देखते हैं सेक्शन 15 में क्या लिखा है? ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर पेड और इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट. ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर का मतलब क्या है कि सप्लायर को जो पेमेंट करने का था, तो सप्लायर का ऑब्लिगेशन कब बनता है? जब फ्लाइट का टिकट सप्लायर बुक करे और पेमेंट क्लाइंट करे, तो समझ में आता है, देन इट इज हिज ऑब्लिगेशन. लेकिन यहां पे सप्लायर ने टिकट्स बुक किए क्या? नहीं, क्लाइंट ने ही बुक किया. क्लाइंट इज रेसिपिएंट, क्लाइंट ने बुक कर दिया डायरेक्टली और उसको दिखे जाओ तुम जाओ. सप्लायर कहते मैं नहीं जाता. सप्लायर बोलते मैं तो अपनी कार से जाने वाला था, तुमने फ्लाइट की टिकट बुक कर दिया, मैं चले गया. अगर तुम नहीं करते मैं अपनी कार से जाता. तो आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे टू दी एयरलाइंस, मैंने थोड़ी बुक किए. तो क्योंकि ये सीए का ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए ये जो फ्लाइट का कॉस्ट है, टिकट का कॉस्ट, वो हम सीए के सर्विस के वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है?
कि अगर सप्लायर का ऑब्लिगेशन हो, उसने खर्चा इनकर किया हो, लेकिन अगर क्लाइंट पे कर दे तो अपन ऐड करेंगे। मगर सीए बोलता है कि मैंने खर्चा किया ही नहीं, तुमने तुम्हारी तरफ से खर्चा करके मेरे को दिया, उसको थोड़ी ऐड करेंगे, तो वो ऐड नहीं होगा। तो देखो वहां दिया क्वेश्चन 23, विल द फ्लाइट टिकट्स बुक्ड बाय द क्लाइंट, बुकिंग किसने किया? क्लाइंट ने किया, फॉर ट्रैवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू फैसिलिटेट एन आउटस्टेशन ऑडिट बी लायबल टू जीएसटी, even if the engagement contract provides that any travel expenses incurred by supplier in this behalf will be reimbursable to the chartered accountant। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम जो भी खर्चा करोगे हम तुमको रिइंबर्स करेंगे। तो अगर सीए खर्चा करे, अगर ये सेकेंड वाला पॉइंट हो, सीए खर्चा करे और कंपनी रिइंबर्स करे, तो वो तो अपन इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सर्विस में, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन ऑफ सीए हो जाएगा। सीए का ऑब्लिगेशन है जो कंपनी ने पे किया, वो इंक्लूड होगा। लेकिन यहां क्या हुआ कि उन्होंने अलग से टिकट बुक करके हमको दे दिए, तो हमारा ऑब्लिगेशन तो आया ही नहीं, तो फिर उसको इंक्लूड करेंगे क्या? तो आंसर है नहीं करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, द लॉ प्रोवाइड्स दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रेसिपिएंट in relation to supplies made by supplier of goods or services is to be included in the transaction value only where such expenses were to be borne by the supplier। सप्लायर को करना था लेकिन उसके बदले क्लाइंट ने कर दिया, तो इंक्लूड करना है। लेकिन यहां ऐसा ही क्या? नहीं, ये तो उसकी तरफ से दे दिया अपने को गिफ्ट, बट वी हैवंट, हमको इनकर करना था ऐसा थोड़ी है, हम तो ट्रेन से जाते हैं, हम पैदल चले जाते हैं। However, in the instant case, it cannot be said that the suppliers are liable to incur the cost of booking the flight tickets or that the cost was incurred by the recipient on behalf of supplier। ये मेन पॉइंट मिसिंग है इसमें। मेरे बिहाफ में उन्होंने बुक किया ऐसा ही किया? नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से बुक करके दिया, मेरा ऑब्लिगेशन था ही नहीं बुक करने का। ऐसा कहां लिखा था कि आपको फ्लाइट से ही जाकर के सर्विस देनी पड़ेगी? ऐसा कोई ऑब्लिगेशन था ही नहीं हमारे ऊपर। So it is not an obligation and hence it will not be included। तो मेन फीचर जो है इसमें मिसिंग है। Hence the value of flight tickets booked are not required to be included in the chartered accountant's value। सीए के इनवॉइस में इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है। Are transport charges for supply paid by the supplier required to be included in transaction value? यानी कि ये मेरा सप्लायर का प्लेस है, ये बायर का प्लेस है, तो सप्लायर से बायर तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है, जो फ्रेट लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, क्या इसको अपन इंक्लूड करेंगे? यानी यहां मैंने प्राइस चार्ज किया है 10,000 रुपए और फ्रेट इंश्योरेंस 2,000 रुपए अलग से इनकर किया है, तो ये 2,000 रुपए 10,000 में इंक्लूड करना है क्या? यस, इंक्लूड करना है। क्यों? बिकॉज आई एम गोइंग टू चार्ज दिस 2,000 ना। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट पेड फॉर द गुड्स एंड इट इंक्लूड्स एनी अदर अमाउंट विच इज चार्ज्ड। कोई भी अमाउंट आप क्लाइंट से रिकवर करोगे तो इंक्लूड करने का है, तो वही लिखा है। देखो, ऑल एक्सपेंसेस, और ये जो सप्लाई है ये इन रिलेशन टू सप्लाई है ना, सप्लाई के रिलेशन में एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस हमने रिकवर किया तो उसको इंक्लूड करेंगे। सबसेक्शन 2 में दिया है ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सप्लायर, उसमें लिखा था ना सप्लाई पैकिंग, तो ये उसमें आएगा, ट्रांसपोर्ट भी उसमें आएगा। इन रिलेशन टू द सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू टू द एक्सटेंट दे आर चार्ज्ड सेपरेटली इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्स फैक्ट्री। अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर ये भी हो कि हम यहां आपको डिलीवरी देंगे, लेकिन वो बोलता है यार भेज दो ना यार प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट यहां का था 10,000 रुपए का, लेकिन वो कहते हैं भेज दो ना यार प्लीज। मैंने कहा चल ठीक है भेज देता हूं, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो 2,000 रुपए अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिखा है एंड द सप्लायर इनकर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट का था, लेकिन मैंने कहा चल मैं करके भेज देता हूं, तो भी इंक्लूड करने का है। For delivery of goods to the recipient, the cost should be included in the transaction value if the supplier charges the recipient for the same। मैंने आपसे 2,000 रुपए अलग से लिया
तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा. However, if the contract price is for delivery of goods at the location of the recipient, अगर मैंने 10,000 रुपए यहां चार्ज ना करके यहां का कॉस्ट ये किया है, कोट प्राइस कोट किया है कि मैं आपको आपके घर लाके दूंगा, 10,000 रुपए लूंगा, तो फिर ये 2,000 एडिशनली इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो 10,000 में ऑलरेडी इंक्लूड होगा ना, मैं आपसे थोड़ी अलग से ले रहा हूं. मैंने 10,000 जो यहाँ कोट किया आपको कि यहां लाके दूंगा, उसमें 2,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो अगर ये प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो फिर उसको अलग से इंक्लूड नहीं करना है, तो वो दिया है. Then the transportation charges incurred by the supplier would not be required to be added to the transaction value as the cost is contained in the said value. वो ऑलरेडी कंटेन है. तो ये 2000 ऐड कब होता है? जब मैंने प्राइस यहां का कोट किया है, एट माई प्लेस, सप्लायर्स प्लेस, तो उसको एक्स फैक्ट्री कहते हैं. यहां का मैंने प्राइस कोट किया है और ये अलग से आया है, सेपरेट है, जो आपसे फिर मैंने रिकवर किया, तो इसको ऐड करेंगे. वो एक सिंपल पॉइंट है. फिर अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, वो डिस्काउंट वाला है. विल डिस्काउंट्स गिवन टू कस्टमर्स बी अलाउड एज डिडक्शन? यस. तो उसमें लिख दो दोनों पॉइंट. एक तो अगर पहले से मालूम है तो उसको अपन माइनस कर देते हैं, और एक अगर बाद में भी देने वाले हैं लेकिन आइडेंटिफाइड है विद द सप्लाईज कि ये सप्लाई का इतना डिस्काउंट है और वो एग्रीमेंट में पहले से मेंशन था, तो उसका डिडक्शन भी देंगे, उसका डिडक्शन भी दिया जाएगा. और वो डिस्काउंट फिर अपन कैसे देते बाद में? बाय इशूइंग क्रेडिट नोट्स. तो इनवॉइस का वैल्यू तो कम नहीं किया, इनवॉइस में शो नहीं किया, लेकिन बाद में अपन क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, उसका भी डिडक्शन मिलेगा. तो वो दोनों पॉइंट उसमें दिए हैं. देखो, फर्स्ट पॉइंट में बोला है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड इफ द डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द फेस ऑफ द इनवॉइस. तो इनवॉइस में मेंशन है तो माइनस हो जाएगा. एंड पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट if such discount is based on the arrangement entered into before or at the time of supply. सप्लाई के समय ही मालूम था कि हम आपको इतना डिस्काउंट आगे चल के देंगे. And where the same can be linked to the relevant invoices, then the same is allowed as deduction on the condition that the recipient reverses the tax credit. ये बताया था मैंने आपको, जो recipient है उसने उतना टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है, क्योंकि ओरिजिनल बिल तो मैंने पूरा दिया है ना, ओरिजिनल बिल में तो पूरा जीएसटी लगा के दिया है, उसका सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया होगा. अब मैं बाद में आपको डिस्काउंट दूंगा और मैं अगर आगे के सप्लाई से उसको माइनस करके जीएसटी को कम करूंगा, तो आपका जो क्रेडिट है, बायर ने जो क्रेडिट लेके रखा है, वो भी उसको कम करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा. याद है एग्जाम्पल देखा था अपन ने? गुड. फिर एक पॉइंट बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द फेस ऑफ द इनवॉइस. कैन द क्वांटिटी डिस्काउंट्स बी क्लेम्ड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग जीएसटी? यस. फिर से वही उसका एक कंटिन्यूएशन में कि अपन अगर आगे चल के भी देंगे, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि महीने भर में आप जितना प्रोडक्ट मेरे से परचेज करोगे उस पर फिर मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करके आपको दूंगा, तो वो बाद में पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्रेडिट नोट इशू करके अपन क्लेम कर सकते हैं. बस कंडीशन ये है कि बायर ने, रेसिपिएंट जो था, उसने फिर उतना रिवर्सल करना पड़ेगा. फिर एक क्वेश्चन है नंबर 27. कैन द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी क्वेश्चन्ड इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स रिलेशनशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट? हमारा कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद हमारा रिलेशनशिप फॉर्म हुआ, तो क्या हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा? तो आंसर है नहीं. अगर रिलेशनशिप बाद में फॉर्म होता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो गया था, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेशनशिप था क्या? नहीं. तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्सेप्टेड है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेड, इट विल नॉट बी रिजेक्टेड. हाँ, लेकिन रिलेशनशिप फॉर्म होने के बाद अगर फिर से कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पर रिजेक्शन आएगा, एंड देन यू विल हैव टू गो टू द वैल्यूएशन रूल्स. फिर एक क्वेश्चन है कि विल जीएसटी बी एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट चार्ज फॉर पेमेंट आफ्टर क्रेडिट पीरियड? यस. देखा था अपन ने, स्पेशल चार्जेस पे लगता है, लेकिन उसमें क्या होगा, बाद में लगेगा ऑन रिसीट बेसिस. टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था. फिर एक क्वेश्चन है, इन सर्टेन केसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज लेस सिंस सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला इसलिए प्राइस को कम किया हमने, तो क्या सब्सिडी को इंक्लूड करेंगे? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी मिली है तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, साफ लिखा है नॉट टू बी इंक्लूडेड। और उसी में दूसरा क्वेश्चन है फिर, सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इंक्लूड करना है क्या? यस। लेकिन क्या बोला है देखो, ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ इको फ्रेंडली कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड सब्सिडी है तो उसको इंक्लूड करेंगे क्या प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में? नहीं। अगर कैपिटल गुड्स से रिलेटेड सब्सिडी है और फाइनल गुड्स जो हम बेच रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट उसके प्राइस से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल सब्सिडीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ आवर फिनिश गुड्स। हाँ, फिनिश गुड्स के प्राइस से रिलेटेड ही सब्सिडी है तो फिर इंक्लूड करेंगे। तो इसे लिखा है शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड सब्सिडी है, नॉट विद फिनिश गुड्स प्राइस। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। और एक क्वेश्चन है, विल द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस चार्ज बाय प्रोफेशनल्स टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम। देखो, प्रोफेशनल जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, सप्लायर्स है, उन्होंने कॉस्ट इनकर किया और उसका रीइंबर्समेंट क्लेम करेंगे क्लाइंट से सेपरेटली, तो उसको इंक्लूड करना है क्या? यस, बिल्कुल इंक्लूड करना है। तो दिस विल बिकम ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर टू बी पेड बाय रेसिपिएंट, इंक्लूड होगा। तो वो क्वेश्चंस तो नॉर्मल वैल्यूएशन पे है। फिर उसके बाद डीम वैल्यूएशन भी पढ़ा था अपने 15(5) रेडविट रूल 32, है ना। इसमें सारे जो पॉइंट्स है वो यहां वापस से दिए, हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे, 2 घंटे का लेक्चर था। पहला वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, उसमें 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन में वो वैल्यूएशन अपन निकालते हैं, रेट डिफरेंस, आरबीआई का रेट और अपना रेट का डिफरेंस, या फिर 1%, या अगर दोनों फॉरेन करेंसी है तो दोनों फॉरेन करेंसी को आरबीआई रेट से इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो, फिर दोनों में से जो लेस है वो लो और उसका 1% लो। 3 पॉइंट्स थे उसके अंदर, याद होंगे आपको, है ना। वेरी गुड। तो पहला तो डिफरेंस बिटवीन आरबीआई रेट एंड आर रेट, तो वो एक एग्जाम्पल दिया। देखो, एग्जाम्पल्स मैंने आपको सब दिए थे। USD 1000 are sold to a customer by a customer at a rate of ₹45 per USD. RBI rate is 45.5. तो डिफरेंस कितना है? 0.5 का। 1000 into 0.5 is 500. 500 रुपए वैल्यू आ जाएगा। Then 70,000 is changed into GBP, Great Britain Pound, and the exchange rate offered is ₹70. ये अपना exchange rate, सर्विस प्रोवाइडर का, फॉरेन एक्सचेंज डीलर का, thereby giving GBP 1000. आरबीआई रेफरेंस रेट है 69, अपन ने 70 पे कन्वर्ट किया, आरबीआई का रेट 69 है, तो फिर ₹1 का डिफरेंस इंटू 1000 यानी 1000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ सर्विस। फिर दूसरा है कि आरबीआई रेट अगर मालूम नहीं है तो फिर लेना पड़ता है 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट इन INR। इस सब के इलस्ट्रेशंस मैंने पढ़ाए थे आपको। जैसे 1000 USD को 45 पे कन्वर्ट किया तो 45,000 INR आ गया, 45,000 का 1% 450 वैल्यू ऑफ सर्विस। और तीसरा पॉइंट था कि अगर 2 फॉरेन करेंसी को आपस में कन्वर्ट किया है तो फिर क्या करते हैं, दोनों का इंडियन वैल्यू निकालते हैं, INR वैल्यू, फिर 1% ऑफ लेसर ऑफ द 2 अपने को लेना है, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया है। 5,000 USD are converted into 4,000 euros। जनवरी 18 कर दो, जनवरी 12 दिया उसको 18 कर दो। एंड आरबीआई रेफरेंस रेट इज 54 पर USD एंड 74 पर यूरो। तो फिर क्या करेंगे अपन, दोनों का पहले कन्वर्जन करेंगे। तो 5,000 USD जो है उसको 54 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4,000 यूरोज है उसको 74 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 270 एंड 296 में से कम कौन सा है, 270, तो 270 लो और उसका 1% निकालो तो 2,700 वैल्यू आ जाएगा। और इसमें से जो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे, या तो ये ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 कॉम्पोज, जो भी करना है तो एक फिर पूरे साल भर चलना है। और दूसरा मेथड क्या है कि पहले 1 लाख पे 1%, लेकिन मिनिमम 250 पर ट्रांजैक्शन, फिर 1 लाख से 10 लाख यानी 9 लाख पे लगाएंगे 0.5%,
अब यहां जो 1000 प्लस 0.5 दिया है वो ऐसा है कि पहले 1 लाख पे 1000 और फिर ये जो डिफरेंस है इस पे 0.5%, और 10 लाख के ऊपर है तो पहले 1 लाख पे 1% निकालेंगे तो 1000 आएगा, उसके बाद 9 लाख पे 0.5 निकालेंगे तो 4500 आएगा, तो 1000 और 4500 मिला के 5.5 हो जाएगा। 5.5 किस पे हो जाएगा? 10 लाख पे, तो 10 लाख पे 5.5 हो गया, और फिर 10 लाख के ऊपर जितना है उस पे लगाएंगे 0.1%, लेकिन मैक्सिमम लेंगे 60,000 पर ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम वैल्यू, वहां रोक देंगे उसको। तो अगर ये कैलकुलेशन से 60,000 के ऊपर जा रहा है तो उसको 60 पे रोक देंगे, बस उतने पे टैक्स भरो, गवर्नमेंट कहता है दैट इज इनफ। तो ये अपन ने देखा था। फिर उसके बाद एयर ट्रैवल एजेंट का देखा था, डोमेस्टिक बुकिंग में 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल बुकिंग में 10% ऑफ बेसिक फेयर, याद होगा। फिर लाइफ इंश्योरेंस देखा था हमने, लाइफ इंश्योरेंस में अलग अलग पॉइंट्स थे, अगर प्रीमियम को अलग अलग करके दिया है, इन्वेस्टमेंट का कितना और रिस्क का कितना, तो टोटल में से, ग्रॉस में से जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, बैलेंस पे टैक्स निकालेंगे। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10% ऑफ दैट सिंगल प्रीमियम निकालेंगे, और बाकी केसेस में 25% फर्स्ट ईयर प्रीमियम एंड 12.5% ऑफ सेकेंड ईयर प्रीमियम सब्सिक्वेंट ईयर्स, वो निकालेंगे। और अगर होल पॉलिसी सिर्फ रिस्क कवर की है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता, उसमें फुल टैक्सेबिलिटी है। फिर वो सेकेंड हैंड वाला आया, बाइंग एंड सेलिंग, तो उसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस। पुरानी कार 10 लाख में खरीदी और 12 में बेची तो 2 लाख पे जीएसटी निकालो। और वो वसूली एजेंट वाले जो लोग हैं उनमें वो माइनस करके निकालना पड़ता, ये लोन वाले 5% पर क्वार्टर से माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो परचेज प्राइस माना जाएगा, उसको सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे। डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ सर्विस। और इसमें क्या बात है कि याद रखनी की है कि अगर लॉस हुआ तो फिर वैल्यू को निल माना जाएगा, लेकिन लॉस कभी अलाउ नहीं होता, वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज निल। फिर उसी का एग्जाम्पल दिया है, फिर टोकन वाउचर है, तो टोकन वाउचर के केस में भी देखा था, जितना वैल्यू का गुड्स आप उसमें ले सकते हो दैट इज द वैल्यू ऑफ टोकन। और आखिरी पॉइंट में वो था सर्विसेज एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें अपन अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को दे रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो उसकी वैल्यू को निल लेंगे, यानी उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे।